नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। तो प्लीज़ हिंदी साहित्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे, इसलिए हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन बना है सब्सक्राइब के पास में ही, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। आज हम चंद बरदाई के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हिंदी साहित्य के आदि महाकवि के रूप में विख्यात है। चंद बरदाई भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र, राजकवि और हिंदी के आदि महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। चंद बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि भी माना गया है। चंद की रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का भी सम्मान प्राप्त है। दोस्तों, चंद बरदाई के जीवन परिचय पर अगर हम नज़र डालें तो चंद बरदाई का जन्म वर्तमान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लाहौर कस्बे में हुआ था। ये जाति से राव या भाट थे। 1205 ईस्वी में लाहौर में इनका जन्म हुआ। ये जाति से राव या भाट थे। राव और भाट दरबारों में रहकर साहित्य रचना किया करते थे। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खास मित्र थे चंद बरदाई, और साहित्य में निपुण होने के कारण सम्राट ने बाद में इन्हें अपने दरबार में मुख्य दरबारी कवि के तौर पर नियुक्त कर दिया। ये भी कहा जाता है कि ये दोनों मित्र एक ही दिन जन्मे और मरे हैं। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा घुला मिला था जिसे अलग किया जाना नामुमकिन सा काम है, क्योंकि जन्म भी एक ही समय, एक ही साथ में, शिक्षा दीक्षा भी एक साथ हुई और मृत्यु भी इनकी एक ही दिन हुई थी। महाकवि चंद षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि विषयों में पारंगत थे। ये भी कहा जाता है कि जालंधरी देवी के इष्ट से ये अदृष्ट काव्य रचने में भी निपुण थे। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि चंद बरदाई, जिनका समय संवत 1225 से 1249 तक है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई का रचना संसार पृथ्वीराज रासो तक ही सिमटा होने के बावजूद हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। किसी ने चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में हो ही जाती है। कुछ विद्वान रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं तो कुछ विद्वान इसको प्रामाणिक ग्रंथ के तौर पर स्वीकृति देते हैं। इस ग्रंथ में यानी कि पृथ्वीराज रासो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। अतः इस ग्रंथ में दो रस प्रमुख है, वीर रस और श्रृंगार रस। रासो की भाषा ब्रज मिश्रित अपभ्रंश है, जिसे पिंगल कहा जाता है। पिंगल और डिंगल उस समय दो साहित्य की शैलियाँ थी प्रचलित। पिंगल राजस्थानी अपभ्रंश का मिश्रण थी। विद्वानों के मुताबिक इस ग्रंथ का रचनाकाल संवत 1220 से 1250 तक होना चाहिए, जो कि नहीं है। अतः यह ग्रंथ अप्रामाणिक है, क्योंकि ज़्यादातर विद्वान रासो को 16वीं शताब्दी का एक ग्रंथ मानते हैं। इसी कारण इसको जाली ग्रंथ की संज्ञा भी देते हैं। ये ग्रंथ अपने आप में झूठा है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य इसमें ठीक नहीं बैठते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ के तौर पर स्वीकृति देने वाला बाबू श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टॉड इत्यादि महत्वपूर्ण नाम हैं। वहीं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वानों की भी फहरिस्त लंबी है। इसमें कविराजा श्यामल दास, कविराजा मुरारीदान, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मोतीलाल मनारिया, आचार्य शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर वूलर। गौरतलब बात है कि डॉक्टर वूलर ने ही पहली बार पृथ्वीराज रासो को छपवाने का काम शुरू किया था इंग्लैंड में। रासो के संबंध में लगातार शोध जारी है। इन
शोध पत्रों के माध्यम से जो निष्कर्ष सामने आते वो ये हैं, भाषा विज्ञान के कई विद्वान ये मानते हैं कि रासों की मूल प्रति जो थी उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई, उसके कई छंदों में विद्रूपताएं पाई गई है, इसलिए रासों को हम प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मान सकते। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसको अगर ऐतिहासिक तौर से न देखें तो भाव और कला पक्ष की दृष्टि से अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। कुछ विद्वान कहते हैं कि आदिकालीन साहित्य और विशेषकर पिंगल भाषा को पढ़ने और जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुछ विद्वानों का मत ये है कि हो सकता है कि रासों में प्रयुक्त संवत विक्रम संवत से इतर उस समय प्रचलित कोई और संवत हो, इसी वजह से वो विद्वानों की दृष्टि में जाली ग्रंथ ठहरता हो, ऐसा भी हो सकता है। और विक्रम संवत के इतर उस समय जो संवत प्रचलित था या उससे पहले जिस संवत का प्रयोग चंद अपने ग्रंथ में करते हैं, आनंद संवत के नाम से उसको